छोटे से शहर में, जहाँ समय धीमी गति से चलता था, दो बच्चे रहते थे, राहुल और प्रिया। राहुल अपने चुलबुले स्वभाव और कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा के साथ हमेशा नए रोमांच की तलाश में रहता था। वहीं प्रिया शांत और विचारशील अपनी कला की दुनिया में खोई रहती थी। वह पुरानी दीवारों पर सुंदर चित्र बनाती थी और हर चीज़ में कहानी ढूंढती थी। उनके बीच दोस्ती तब शुरू हुई जब राहुल का क्रिकेट बॉल प्रिया की सबसे खास पेंटिंग पर जा गिरा। राहुल बहुत शर्मिंदा था, लेकिन प्रिया ने बस मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब इसमें एक नई कहानी जुड़ गई है। उस दिन से वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए, एक दूसरे की कमजोरियों को ताकत में बदलते हुए। एक गर्मी की दोपहर जब वे शहर के बाहरी हिस्से में घूम रहे थे, तो उन्हें एक पुराना परित्यक्त घर मिला। घर के चारों ओर झाड़ियाँ और लताएं उगी हुई थीं और खिड़कियों के टूटे हुए शीशे रहस्यमयी लग रहे थे। राहुल को रोमांच महसूस हुआ, जबकि प्रिया को उस घर के भीतर की कहानियों को जानने की उत्सुकता हुई। वे दोनों अंदर चले गए। अंदर धूल और मकड़ी के जाले थे। प्रिया ने एक पुरानी किताब देखी जो एक कोने में पड़ी थी। जब उसने उसे उठाया तो एक नक्शा गिर गया। वह नक्शा किसी खजाने का नहीं, बल्कि एक छिपे हुए बगीचे का था। नक्शे पर एक अजीब निशान बना हुआ था, एक सूरज जिसके नीचे एक चांद था। राहुल और प्रिया ने उस छिपे हुए बगीचे को खोजने का फैसला किया। उनकी यह यात्रा उन्हें शहर के सबसे पुराने और भूले हुए हिस्सों से गुजारने वाली थी, जहां वे केवल एक छिपे हुए बगीचे की खोज नहीं करने वाले थे, बल्कि दोस्ती की असली कीमत और अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को भी खोजने वाले थे। रात गहरा चुकी थी, लेकिन राहुल और प्रिया की हिम्मत नहीं टूटी। नक्शे के अनुसार उन्हें शहर के पुराने कब्रिस्तान से होकर जाना था। कब्रिस्तान में घुसते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। टूटी हुई कब्रें और टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हुई मूर्तियों की परछाइयाँ छाननी में डरावनी लग रही थीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई उनके नाम फुसफुसा रहा हो। राहुल ने डर के मारे प्रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। प्रिया ने फुसफुसाकर कहा, यह सिर्फ हवा की आवाज़ है राहुल। लेकिन उसके दिल की धड़कन भी तेज़ हो रही थी। कब्रिस्तान के बीचों बीच उन्हें नक्शे पर बना सूरज और चांद का निशान मिला। वह निशान एक पुरानी बिना नाम वाली कब्र पर बना था। प्रिया ने हिम्मत करके कब्र पर जमी धूल हटाई। धूल हटते ही कब्र से एक धीमी उदास धुन सुनाई देने लगी। वह धुन इतनी भयावह थी कि दोनों बच्चों के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके चारों ओर की घास हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके करीब आ रही हो। कब्र से धुन की आवाज़ तेज़ हो गई और उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें उस कब्र के नीचे खींच रहा हो। राहुल चिल्लाया, भागो प्रिया! वे दोनों पीछे मुड़े और तेज़ी से भागने लगे। भागते भागते उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और उन्हें एक धुंधली आकृति दिखाई दी जो उनके पीछे पीछे आ रही थी। वह आकृति हवा में तैर रही थी और उसकी आंखें लाल रंग की थीं। उस आकृति ने अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया और एक भयावह हंसी सुनाई दी जो पूरे कब्रिस्तान में गूंज रही थी। डर के मारे वे दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। राहुल एक पुरानी दीवार के पीछे छिप गया, जबकि प्रिया एक टूटे हुए पेड़ के पास गिर गई। प्रिया ने देखा कि उस आकृति का ध्यान राहुल की तरफ था। वह समझ गई कि यह सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं है, बल्कि उस घर से जुड़ा कोई पुराना रहस्य है। उस आकृति की आवाज़ ने प्रिया के कान में फुसफुसाया, तुमने मुझे जगा दिया, अब मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। प्रिया ने अपने डर पर काबू पाया और अपनी कला की शक्ति को याद किया। उसने अपने पास पड़े कोयले के टुकड़े से ज़मीन पर वही निशान बनाया जो नक्शे पर था, एक सूरज जिसके नीचे एक चांद था। जैसे ही उसने वह निशान पूरा किया, उस आकृति का शरीर कांपने लगा। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे धुंधली होने लगीं और उसकी भयानक हंसी एक दर्द भरी चीख में बदल गई। वह आकृति एक तेज़ रोशनी के साथ हवा में गायब हो गई। राहुल दौड़कर प्रिया के पास आया। वे दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगा लिए। वे समझ गए थे कि उनका सफ़र सिर्फ एक छिपे हुए बगीचे को खोजने का नहीं है, बल्कि एक दुष्ट आत्मा से लड़ने का था। अब उन्हें उस बगीचे को ढूंढना था,
ताकि वे उस आत्मा को हमेशा के लिए शांत कर सकें और उस शहर को उसके साए से बचा सकें। यह कहानी सिर्फ 2 बच्चों की नहीं थी, बल्कि 2 युवा योद्धाओं की थी जो एक अकेले मिशन पर थे। कब्रिस्तान से भागने के बाद राहुल और प्रिया एक पुरानी सूखी हुई नदी के किनारे पहुंचे। सुबह की पहली किरणें आसमान में फैल रही थीं, लेकिन उनके मन में अभी भी रात का डर कायम था। उन्होंने रात भर में हुई घटनाओं पर बात की। उन्हें यकीन हो गया था कि जो आकृति उन्होंने देखी थी वह उसी पुराने घर से जुड़ी थी। प्रिया को याद आया कि नक्शे पर सूरज और चांद का निशान उस घर के मालिक का था, जो अपनी कला के लिए जाना जाता था, लेकिन रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। शायद वह बगीचा ही इस रहस्य का समाधान है, प्रिया ने कहा। उस नक्शे पर लिखा है, जहाँ सूरज और चांद मिलते हैं वहीं कला को जीवन मिलता है। उन्होंने नक्शे का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और पाया कि बगीचा नदी के दूसरे किनारे पर था, एक घनी झाड़ी के पीछे। वे एक पुरानी टूटी हुई पुलिया को पार करके दूसरी तरफ गए। झाड़ियों को हटाते ही उनके सामने एक शानदार बगीचा खुल गया, लेकिन यह कोई साधारण बगीचा नहीं था। यहाँ के फूल नीले रंग के थे और पत्तियाँ चांदी जैसी चमक रही थीं। बगीचे के बीचों बीच एक छोटा सा फव्वारा था, जिसमें से पानी के बजाय एक चमकदार तरल बह रहा था। जैसे ही वे बगीचे में दाखिल हुए, हवा में एक अजीब सी शांति फैल गई। उन्हें महसूस हुआ कि यह जगह किसी जादुई शक्ति से भरी हुई है। अचानक उन्हें एक पुरानी डायरी मिली जो एक पत्थर के नीचे दबी हुई थी। डायरी के पन्ने पुराने और पीले हो चुके थे, लेकिन उस पर लिखे शब्द साफ थे। डायरी उस घर के मालिक की थी, जिसका नाम विक्रम था। विक्रम ने डायरी में लिखा था कि उसकी कला में एक जादुई शक्ति थी। वह अपनी कला से दर्द और दुख को ख़त्म कर सकता था, लेकिन शहर के कुछ लालची लोगों ने उसकी इस शक्ति का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की। उन्होंने विक्रम को अपनी कला को बेचने के लिए मजबूर किया, लेकिन जब उसने मना किया तो उन्होंने उसे धोखा दिया और उसकी जान ले ली। विक्रम की आत्मा उसी कब्रिस्तान में फंस गई थी और उसकी डायरी में उसकी आखिरी इच्छा लिखी थी कि कोई उसके बगीचे को ढूंढकर उसकी कला को पुनर्जीवित करे। हमें उसकी मदद करनी होगी, राहुल ने दृढ़ता से कहा। उन्होंने डायरी में लिखे निर्देशों का पालन किया। वे फव्वारे के पास गए और अपनी उंगलियों को उस चमकदार तरल में डुबोया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, एक तेज रोशनी पूरे बगीचे में फैल गई। उनकी आंखों के सामने हवा में एक अदृश्य आकृति बनने लगी, जो धीरे धीरे विक्रम के रूप में बदल गई। विक्रम मुस्कुराया और कहा, तुमने मुझे बचा लिया मेरे बहादुर दोस्तों। विक्रम ने उन्हें बताया कि उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी है, लेकिन उसे अपनी कला को किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपना होगा जो उसका सही इस्तेमाल कर सके। उसने प्रिया की आंखों में अपनी कला की चमक देखी और उसे अपनी शक्ति का उत्तराधिकारी बना दिया। प्रिया की कला में अब एक नई जान आ चुकी थी। वह अब सिर्फ दीवारों पर चित्र नहीं बनाती थी, बल्कि उन चित्रों के माध्यम से लोगों के दर्द को ख़त्म कर सकती थी। राहुल और प्रिया ने शहर लौटकर विक्रम की कहानी को सबको बताया। अब प्रिया और राहुल एक नए मिशन पर थे। उन्हें विक्रम की कला का उपयोग करके लोगों के दर्द को दूर करना था और यह साबित करना था कि सच्ची कला कभी मरती नहीं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। राहुल और प्रिया शहर लौट आए। उनकी इस रहस्यमयी यात्रा ने उन्हें सिर्फ एक जादुई बगीचा नहीं दिया था, बल्कि एक गहरा सबक भी सिखाया था। अब वे सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि एक टीम थे जिनका मिशन था लोगों के जीवन में खुशियाँ लाना। प्रिया ने सबसे पहले उस बूढ़े माली के दुख को दूर किया, जिसने अपनी बेटी को खो दिया था। उसने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके एक सुंदर पेंटिंग बनाई, जिसमें माली अपनी बेटी के साथ खुश दिख रहा था। जब माली ने उस पेंटिंग को देखा तो उसके चेहरे पर सालों बाद एक मुस्कान आई। उसके दुख की जगह अब मीठी यादें थीं। राहुल ने प्रिया की इस नई क्षमता को दुनिया तक पहुंचाने का फैसला किया। उन्होंने शहर में एक छोटी सी प्रदर्शनी लगाई, जहां प्रिया की कला को देखकर लोग हैरान रह गए। प्रिया की पेंटिंग सिर्फ तस्वीरें नहीं थीं, बल्कि भावनाओं का एक संगम थी। वह लोगों के दर्द को समझकर उन्हें सुखद एहसास दिलाती थी,
जल्द ही शहर में एक अफवाह फैल गई कि 2 बच्चों के पास एक जादुई कला है जो लोगों के जीवन में बदलाव ला सकती है। कुछ लोग खुश थे, लेकिन कुछ लालची लोग जिन्होंने विक्रम को धोखा दिया था, वे डर गए। उन्हें लगा कि उनका सच अब सबके सामने आ जाएगा। उन्होंने बच्चों को रोकने की कोशिश की, लेकिन राहुल और प्रिया ने हार नहीं मानी। उन्होंने लोगों की मदद करना जारी रखा। एक दिन वे एक पुराने स्कूल में गए जहां बच्चे बहुत दुखी थे, क्योंकि एक भूकंप में उनकी सारी किताबें और खिलौने नष्ट हो गए थे। प्रिया ने अपनी कला का उपयोग करके एक बड़ी सी दीवार पर एक इंद्रधनुष बनाया। उस इंद्रधनुष में उसने हर बच्चे के खोए हुए खिलौने और किताबों को चित्रित किया। बच्चे इंद्रधनुष को देखकर खुश हो गए और उनके चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई। राहुल और प्रिया ने मिलकर शहर को एक बेहतर जगह बना दिया था। उन्होंने अपनी बहादुरी और दया से लोगों का दिल जीत लिया था। अब वे सिर्फ 2 बच्चे नहीं थे, बल्कि शहर के हीरो थे, जिनकी कहानी हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बस गई थी। शहर में शांति लौट आई थी, लेकिन राहुल और प्रिया का काम खत्म नहीं हुआ था। प्रिया की कला की जादुई शक्ति सिर्फ लोगों के दर्द को खत्म करने तक सीमित नहीं थी। उसे यह भी पता चला कि वह अपनी पेंटिंग्स के जरिए शहर में प्रकृति को फिर से हरा भरा कर सकती है। राहुल को यह सुनकर एक नया विचार आया। प्रिया, उसने उत्साह से कहा, हमारा शहर एक समय बहुत हरा भरा था, लेकिन विकास के नाम पर बहुत से पेड़ काट दिए गए। क्या तुम अपनी कला से उन पुराने बगीचों को वापस ला सकती हो? प्रिया ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। उन्होंने सबसे पहले उस सूखी हुई नदी के किनारे से शुरुआत की जहां वे जादुई बगीचे की तरफ गए थे। प्रिया ने अपने कोयले और रंगों का इस्तेमाल करके नदी के पत्थरों पर जीवंत फूलों और पेड़ों की एक बड़ी पेंटिंग बनाई। जैसे ही उसने अपनी कला को पूरा किया, एक तेज़ रोशनी चमकी और पेंटिंग में बने पेड़ और फूल असली बन गए। लेकिन इस बार कुछ अजीब होने लगा। जहाँ पेड़ पौधे उग रहे थे, वहीं एक ठंडी हवा का झोंका आया और हवा में एक धीमी डरावनी फुसफुसाहट गूंजने लगी। फुसफुसाहट में एक आवाज़ कह रही थी, तुम कला को जीवन दे सकते हो, पर क्या तुम उसे मौत से बचा सकते हो? राहुल और प्रिया ने डर कर एक दूसरे को देखा। उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही है। उन्होंने जैसे ही एक और दीवार पर पेंटिंग करना शुरू किया, पेंटिंग में बनी आकृतियाँ धुंधली होने लगीं, जैसे कोई उन्हें मिटा रहा हो। रंग हवा में फैलकर काले धब्बों में बदल रहे थे। एक शाम जब वे एक पुरानी इमारत पर पेंटिंग कर रहे थे, तो एक काली परछाई दीवार पर दिखाई दी। वह परछाई उनकी हर गतिविधि को दोहरा रही थी। जब प्रिया ने पेंटिंग के लिए हाथ उठाया, तो परछाई ने भी हाथ उठाया। जब राहुल ने कदम पीछे लिया, तो परछाई भी पीछे हट गई। अचानक परछाई ने एक डरावनी हंसी के साथ अपना हाथ उठाया और एक बड़ा सा लाल निशान प्रिया की पेंटिंग पर बना दिया। वह निशान सूरज और चांद के निशान जैसा ही था, पर एक टूटी हुई रेखा थी, जैसे किसी ने उसे तोड़ दिया हो। उस निशान के बनते ही हवा में और भी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। यह वही आवाज़ें थीं जो उन्होंने कब्रिस्तान में सुनी थीं।